गुड इवनिंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम घटना चक्र का 2 टॉपिक कर चुके हैं, पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का, और ये तीसरा टॉपिक हम लोग का है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। देखिए, ये घटना चक्र क्वेश्चन है। घटना मतलब प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी पूछा गया सारा क्वेश्चन इस बुक में सम्मिलित है। हम ये बुक का पूरा डिस्कशन करवाते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। और जो विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए हम साइंस का भी, घटना चक्र का साइंस करवाते हैं, हिस्ट्री करवाते हैं, पॉलिटी ये करवा ही रहे हैं, और एडिटोरिया का बिहार स्पेशल भी हम करवा रहे हैं, और करेंट अफेयर्स, और जिसका मतलब जुलाई में होने वाला एग्ज़ाम सीटेट का, उसका भी हम डिस्कशन करवाते हैं अपने चैनल पे। तो जो लोग देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर जाके आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो समय व्यतीत न करते हुए हम पहले आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। सबसे पहले देखिए, ये आपके आगामी आने वाली जो परीक्षा है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 5.0 उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, भारतीयों की ओर से पहले हम नोट्स पढ़ लेते हैं। 1-1.5 पेज का नोट्स है, उसके बाद समय बचेगा तो हम इसी में कर देंगे, क्वेश्चन आज ख़त्म कर देंगे साथ ही साथ। और देखिए, नोट्स इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी नोट्स से निकला हुआ क्वेश्चन है, और हर एक लाइन समझिए आपका एक क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, स्टार मार्क क्या गया, ये क्वेश्चन हो गया, स्टार मार्क क्या गया, ये भी एक क्वेश्चन है। मतलब इसी टाइप में बहुत सारा क्वेश्चन एक टॉपिक में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। मतलब 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि अंग्रेजों के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत बोल रहा है, मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। वह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर समिति था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों, जिसमें 9 महिलाएं थीं, ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें
भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114, देखिए यही हमारा बुक है, इसी से हम इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए उस दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर मतलब 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार है: पहला है विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा है राजकुमारी अमृत और तीसरा है सरोजिनी नायडू और चौथा है सुचेता कृपलानी, पांचवा है पूर्णिमा बनर्जी और छठा है लीला राय, सातवां है जी दुर्गाबाई, आठवां है हंसा मेहता, नौवां कमला चौधरी और 10वां है रेणुका रे। मालती चौधरी, दक्षयानी, वेलायुथन, बेगम एजाज, रसूल, उसमें 14वां है एनी मस्करीनी तथा 15 में अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। देखिए ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। ये हमारा नोट्स था। अब हम उसी बेस्ड पे क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। 2 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? किसने किया था? तो MN राय। देखिए वर्ष 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार MN राय ने दिया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। और 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था भाई। देखिए कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। 5 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, 5 में बोल रहा है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बाद में कि विलियम वुड था, पेंथिक क्या बोलते हैं, 1 नंबर विलियम वुड नहीं था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, पेंथिक लॉरेंस था और एबी अलेक्जेंडर था। एक कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे, पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 6 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन?
तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेंगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं था, बाद बाकी सी राजगोपालाचारी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जगजीवन राम था। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे इसमें। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो ये क्या था? कथन सही है। वेवेल का कारण क्या? वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। यह गलत है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, अक्टूबर 1943 में लिन लिथगो के स्थान पर आर्किबाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है, कारण गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? देखिए 3 और 4 सत्य है, बाद बाकी कथन असत्य है। देखिए एक बार क्या बोल रहा है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, गलत है। 2 में वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। 3, 4 सही। वह बहुदलीय निकाय थी। 4 में उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, वह बहुदलीय निकाय थी। 4 में उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। 3 और 4 सही है। देखिए ये 3, 4 सही है और इसका व्याख्या है, संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही है? तो देखिए ए और डी सही है। ए और डी सही है, मतलब यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, गलत, ये सही है। और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह भी गलत है। 3 नंबर देखिए, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यह सही है मित्रों। तो उपयुक्त में ए और डी सही है, बाद बाकी बी और सी गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन बोल रहा है हम लोग को। देखिए 1 नंबर पढ़ते हैं, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, यह सही है। बी नंबर है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, यह भी सही है। सी नंबर है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, यह गलत है। डी नंबर ऑप्शन, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था।
यह सही है, सी नंबर गलत है। बोल रहा है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया तथा सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को देखिए सी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ये सही है भाई। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये भी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। डी नंबर ऑप्शन सही है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी 9 दिसंबर को। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 17 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 17 के सी नंबर ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 20 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर ऑप्शन सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, मनोनीत, तो फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 24 में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 25 में भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बी नंबर ऑप्शन सही है। 26 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। देखिए एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया, तो इसीलिए बोल रहे घटना चक्र पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि क्वेश्चन आपको यहीं से निकलेगा। कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन जो मान के चलिए दूसरे स्टेट में पूछा गया वो आपके स्टेट में पूछ ले कोई, ठीक है। इसका बोलिए 27 में क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। 28 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 28 का 1 नंबर सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, कौन सही है दोस्तों, तो 30 का देखिए ऑप्शन ए नंबर 1, 2, 3 सही है। तो इसमें बोल रहा है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। 2 में उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है। देखिए भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जन प्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है भारतीय संविधान को बचाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे,
देखिए कुल अधिवेशन 12 अधिवेशन हुए थे। उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा 12। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एक नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन 34 नंबर है, सूची एक्स और सूची वाई को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका कौन सा? देखिए बी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए बोल रहा है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुए, नहीं एच.सी. मुखर्जी हुए। उसके बाद प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वी.टी. कृष्णमाचारी थे। 4 डी नंबर है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। बी नंबर ऑप्शन देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वी.टी. कृष्णमाचारी। उसके बाद संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अब नोट में संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। 35 में भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। यही सही होगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो बी.एन. राव के द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 37 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए क्वेश्चन में है ही नहीं। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो 38 नंबर है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को। देखिए भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गया। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। और बोल रहा है मित्रों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। 43 में है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, देखिए ए नंबर ऑप्शन का सही है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में संविधान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? तो 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। 46 में है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। 48 में है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो दोस्तों इसका बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। बोल रहा है, वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था, अतः स्पष्ट है अभिष्ट उत्तर बी होगा। दोस्तों 49 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? देखिए 1881 में इसका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। 50 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों तो देखिए 1 और 2 दोनों सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। 51 में है दोस्तों, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। देखिए 2 वक्तव्य दिए गए हैं और ये देखिए क्या बोल रहा है। ये में है कथन, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, बिल्कुल सही है। देखिए दोनों सही है मगर एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो देखिए भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों के तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, किसने किया था? मौलाना आज़ाद ने किया था। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहे थे।
प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन है भाई, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है आइवर जेनिंग्स का कथन है। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। इनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। 56 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थी? तो 15। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15। दोस्तों देखिए हम ये कर चुके हैं, इसका तीसरा टॉपिक था संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। अब हम कल करने वाले हैं इसका टॉपिक, तीसरा नंबर टॉपिक होगा हम लोग का संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तो दोस्तों जो अभी तक नहीं देखे हैं ये पहला टॉपिक देखिएगा। पहला जो चैप्टर था भारत का संविधान विकास, ये हम करवाए। इसके सेक्शन में 2 सेक्शन था जिसको ये भी करवाए। देखिए हम सीरियली से चल रहे हैं ताकि आपको पॉलिटी का सारा नॉलेज हो जाए आपका, और ये भारत की राज्य व्यवस्था जो विषय है इसका पूर्ण नॉलेज आपको हो जाए। चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं। दोस्तों चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है हमारा, अब चैप्टर 3 होगा। आप लोग जो नहीं देखें इससे पिछले वाले वीडियो जाकर देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों।